गाइस, वेलकम बैक टू सीजी पाठशाला। और मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ आजीविका का नेक्स्ट पार्ट, और जो कि हमारे एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था एनआरएलएम के बारे में, जिसमें हम आगे देखने वाले हैं वित्त पोषण का। ठीक है, तो एनआरएलएम के तहत वित्त पोषण कितना होता है, तो 75:25 होता है। मतलब 75% केंद्र सरकार का और 25% राज्य सरकार का इसमें होता है। ठीक है, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है, 90:10 है। मतलब केंद्र सरकार 90% देता है और राज्य सरकार 10% देता है। ठीक है, राज्यों को वित्त का आवंटन गरीबी के अनुपात में होगा। ठीक है, मतलब कि गरीब कितना है उसके अकॉर्डिंग वित्त का आवंटन होगा। ठीक है, अब देखो वित्तीय सहायता किस तरीके से मिलती है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता परिक्रामी निधि 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक, रिवॉल्विंग फंड RF समुदाय कोष को दिया जाता है 60,000 से 75,000 रुपये तक, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF, और भेद्यता न्यूनीकरण कोष जो होता है ना, वो 1,50,000 रुपये तक होता है। वल्नरेबिलिटी रिड्यूसिंग फंड, ठीक है, VRF, वल्नरेबिलिटी रिड्यूसिंग फंड जो होता है वो 1,50,000 रुपये तक दिया जाता है। भेद्यता न्यूनीकरण कोष समुदाय कोष 60,000 से 75,000 रुपये तक, और परिक्रामी निधि 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक। सूक्ष्म उद्योगों के लिए सहायता राशि ना लिवलीहुड फंड से दिया जाता है, LF से दिया जाता है। बीमा, गरीब परिवारों को निम्न बीमा सुनिश्चित करना: जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा। ठीक है, तो इसके तहत बीमा भी सुनिश्चित किया जाता है। गरीबों की बीमा संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए बैंक मित्र तैनात करना। ठीक है, बीमा के लिए सुधारों के लिए बैंक मित्र तैनात करना भी ये इसका लक्ष्य है। 2022-23 में सितंबर 2022 तक 8640 समुदाय को, मतलब ग्रुप को 1296.15 लाख ऋण प्रदान किया गया है। एनआरएलएम के तहत वर्ष 2022-23 में सामुदायिक निधि से स्व सहायता समूह को 4975.16 लाख ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 4,975.16 लाख ऋण प्रदान किया गया है सामुदायिक निधि से। ठीक है, सामुदायिक निधि तो तुमको पता है कितना दिया जाता है, 60,000 से 75,000 तक। और 2022-23 में सितंबर 2022 तक 6840 समूह को 1,296.15 लाख ऋण प्रदान किया जा चुका है। मार्गदर्शक सिद्धांत कौन होता है? गरीबों में गरीबी दूर करने की इच्छा शक्ति व क्षमता का विकास करना, और क्षमता वृद्धि हेतु सामाजिक एकजुटता व संस्था आवश्यक है। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये इनका लक्ष्य है। संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु एक समर्पित बाह्य सहायक संरचना आवश्यक है, और जानकारी व प्रचार प्रसार, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, कौशल विकास, ऋण की सुविधा, बाजार तक पहुंच, आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं, ये सब मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मूल्य क्या है? समाज के गरीब लोगों को शामिल करना तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही तैयार करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका व स्वामित्व सुनिश्चित करना, और सामुदायिक आत्मविश्वास जगाना एवं आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बिहान के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जून 2011 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, वो जो था चालू हो गया था लास्ट मंथ दिसंबर के 2010 में, और जून 2011 में देश में लागू हुआ। वैसे ही जो एनआरएलएम है जो जून 2011 में लागू हुआ, तो हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार नाम से स्टार्ट हुआ। 2013 से संपूर्ण देश में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका मिशन योजना संचालित किया गया है ना। तो संपूर्ण प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में 2013 से, कब से?
2011 में प्रारंभ तो किया गया, लेकिन 2013 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन योजना संचालित किया गया, जिसे इस राज्य में बिहान नाम दिया गया। बिहान, बिहान मतलब होता है नया सवेरा। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2013 से। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2013 से बिहान स्टार्ट हुआ और लागू ना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसको देखता है, वैसे भी सेंट्रल में भी वही देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है समिति, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसके अध्यक्ष ना मुख्यमंत्री होते हैं, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और पंजीयन ना 1 जून 2011 को हुआ पंजीयन। नाम ना बिहान के नाम से आया ये छत्तीसगढ़ में। और अर्थ क्या था? नया सवेरा नाम था। क्या नाम था? नया सवेरा बिहान का अर्थ है। और विस्तार छत्तीसगढ़ के समस्त विकास खंड में इसका विस्तार हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल उन्नयन, महिला सशक्तिकरण, बाजार एवं अधोसंरचना का विकास, आजीविका विकास के लिए प्रशिक्षण, महिला स्व सहायता समूह संघ का निर्माण करना, वित्तीय समावेशन एवं सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है, संस्थाओं का निर्माण करना, समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना, ग्रामीण बीपीएल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक ग्रामीण गरीब व वंचित परिवार से कम एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ा जाए। तो यही इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है वित्त पोषण। अब देखो यहाँ पे वित्त पोषण 75:25 था, तो 75% केंद्र राशि और 25% राज्यांश। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ ये बोलता है कि 75:25 देते हैं। लेकिन जो प्रशासकीय प्रतिवेदन था ना 2023-24 में बिहान के तहत वित्त पोषण का हिस्सा ना, मतलब प्रशासकीय प्रतिवेदन में 60:40 बताया गया कि केंद्र सरकार 60 देती है और राज्य सरकार 40 देती है। लक्ष्य ना मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों, मतलब जो 11वीं पंचवर्षीय योजना देखो जून में चालू हुआ था, मतलब दिसंबर में पहला बार आया और 1 जून 2011 से चालू हुआ है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से लेके 2017 तक थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जून 2011 में हुआ था, मतलब 11वीं के लास्ट में 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना तो खत्म हो गई, 2017 तक चलना था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आया तो उसको 2014-15 में ही रोक दिया गया। मिशन अंतर्गत संचालित विशेष परियोजनाएं, उत्थान परियोजना। अब देखो इसके तहत ना बहुत सारी योजना कार्यरत है। बिहान के अंतर्गत ना बहुत सारी योजना कार्यरत हैं, जिसमें उत्थान परियोजना आता है। उत्थान परियोजना छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आजीविका प्रदान करना उत्थान का लक्ष्य है। आजीविका और परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के 14 विकासखंड चिन्हांकित किए गए हैं। 9 जिलों के 14 विकासखंड चिन्हांकित किए गए हैं उत्थान परियोजना के तहत, और आजीविका प्रदान करना ये इसका लक्ष्य है विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए। मिलाप परियोजना कोविड-19 से प्रभावित मजदूरों के आजीविका संवर्धन के लिए ये मिलाप परियोजना था और लागू जिला राजनांदगांव, कबीरधाम और 7 विकासखंड में, राजनांदगांव, कबीरधाम और 7 विकासखंड में मिलाप परियोजना संचालित है। ठीक है, कोविड-19 से प्रभावित मजदूरों के लिए। स्वाभिमान परियोजना स्व सहायता समूह के द्वारा गरीब वंचित पिछड़े समूह की गरीब किशोरी तथा महिलाओं के प्रसव पूर्व पोषण स्तर में वृद्धि करना, ये स्वाभिमान परियोजना का लक्ष्य है। मतलब प्रसव हो जाता है उसके बाद में उनके पोषण स्तर में वृद्धि करना, ये इसका लक्ष्य है। बस्तर विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 ब्लॉक में इसका संचालन किया जा रहा है स्वाभिमान योजना का, है ना। तो राजनांदगांव, डोंगरगढ़, नरहरपुर, चरामा, माकड़ी कोंडा गांव में है, दंतेवाड़ा, बस्तानार और नारायणपुर। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से 8 ब्लॉक में इसका संचालन किया जा रहा है। राजनांदगांव, डोंगरगढ़, नरहरपुर, चरामा, माकड़ी, दंतेवाड़ा, बस्तानार और नारायणपुर
जिसके तहत गरीब किशोरी तथा महिलाओं को प्रसव पूर्व पोषण स्तर में वृद्धि करना होता है। इन 8 ब्लॉकों में इस परियोजना को समृद्ध बिहान के नाम से चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वाभिमान परियोजना होता है। और मिलाप परियोजना तो कोविड-19 के टाइम में था। और उत्थान परियोजना क्या था? आजीविका प्रदान करना। 9 जिलों के 14 विकास खंड चिन्हांकित किए गए थे। वैल्यू चेन परियोजना कृषक उत्पाद संगठन से संबंधित था। वैल्यू चेन परियोजना, इसमें 2 जिला शामिल है, राजनांदगांव और कबीरधाम। राजनांदगांव और कबीरधाम वैल्यू चेन परियोजना में। विकास खंड कितने हैं? 3 है। छुई खदान है ना, राजनांदगांव में है, खैरागढ़ और सहसपुर लोहारा। तो ये विकास खंड है 3। और व्यय अनुपात ना केंद्र राज्य का 60:40 होता है वैल्यू चेन परियोजना में। 2 जिला है, राजनांदगांव कबीरधाम, और विकास खंड 3 है, छुई खदान, खैरागढ़ और सहसपुर लोहारा। व्यय अनुपात केंद्र राज्य 60:40। स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP लक्ष्य क्या है? उद्यमता विकास करना। स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत शामिल जिले ना 7 है, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, गरियाबंद। ठीक है, तो स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है, ये उद्यमता के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कि वो अपना स्टार्टअप चालू करे। तो कहाँ कहाँ चल रहा है? सरगुजा और बलरामपुर ऊपर तरफ के हो गए। ठीक है, उसके बाद में धमतरी बीच में, गरियाबंदी इसी तरफ, और फिर राजनांदगांव, और नीचे तरफ के दो कांकेर और बस्तर। ठीक है, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, बस्तर, सरगुजा, बलरामपुर। तो ये स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चल रहा है, 7 जिलों में चल रहा है। ठीक है, जो कि कोई भी एक जगह का नहीं है। ठीक है, मतलब एक जगह का नहीं है, उसमें अलग अलग ज़िले शामिल हैं। मतलब एक संभाग का नहीं है, जैसे कि बस्तर संभाग, ये सब नहीं, सबका मिला जुला रूप है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1947 से 48 में कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना की गई। 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बना। और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश के उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 1956 में ना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है। और 1957 में ना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन हुआ। मुख्यालय इसका मुंबई में है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1958 में ना लघु उद्योग विकास संगठन बना। और 1990 में ना सिडबी बना। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया। मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, 2001 में ना छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए दिनांक 20 जुलाई 2001 को किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग विकास के लिए 20 जुलाई सन 2001 को। और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में लघु उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता के लिए सिडबी की स्थापना की गई। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 58 में लघु उद्योग विकास संगठन बना। 57 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बना, मुख्यालय मुंबई में है। 56 में ग्रामीण खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है। 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बोर्ड बना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में उद्यमों के विकास के बढ़ावा देने के लिए की गई। और 47-48 में कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना हुई। तो ये ग्राम के उद्योग के विकास में ना ये सब सरकारी प्रयास थे अभी तक कि क्या क्या किए गए। आगे बढ़ते हैं। MSME की परिभाषा, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की परिभाषा पुरानी तथा नई।
तो नई परिभाषा हम लोग देखते हैं। नई परिभाषा क्या बोलता है? संयंत्र तथा मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और कारोबार टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। ठीक है, तो संयंत्र तथा मशीनरी जो उपकरण है ना, उसमें निवेश ना 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और कारोबार टर्नओवर ना 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो सूक्ष्म उद्योग होता है। ठीक है, अब पुराना क्या बोलता था? उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए से कम बोलता था, 10 लाख रुपए से कम बोलता था। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और कारोबार टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। ठीक है, यहाँ पे उपकरण में निवेश 1 करोड़ कर दिया गया, पहले 10 लाख रुपए था। और विनिर्माण में वहाँ पे क्या बोला गया था पहले? संयंत्र तथा मशीनरी में संयंत्र में 25 लाख रुपए से कम और उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए से कम। लेकिन नई परिभाषा के अकॉर्डिंग बोला गया तो संयंत्र तथा मशीनरी में 1 करोड़ रुपए, जो 25 लाख था उसका 1 करोड़ कर दिया गया और कारोबार टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया गया।